हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल की डेफिनेशन, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में और एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अजम्पशंस के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या होती है, कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों होती है, कार्नोट साइकिल इम्पॉसिबल साइकिल क्यों कंसिडर की जाती है, ओके, और कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्नोट साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। और 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? 4 प्रोसेस होती हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन, सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपांशन, थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ पॉइंट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। कार्नोट साइकिल में ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसको एक एक करके समझते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इंजन की हेल्प से समझते हैं कि कार्नोट साइकिल वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। यहां पर पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? यहां पर वॉल्यूम। ओके, नीचे हम इंजन बना लेते हैं अपना। ये हमारा इंजन है। ओके, ये इंजन है हमारा, इसको बोलेंगे सिलेंडर। ओके, और अंदर क्या होगा? पिस्टन। ये है क्या? पिस्टन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, आइसोथर्मल एक्सपांशन। हमने एयर को एज अ वर्किंग फ्लूइड कंसीडर किया है। क्या लिया है हमने इसमें? एयर को एज अ वर्किंग फ्लूइड कंसीडर किया है। इसके बाद पॉइंट 1 कंडीशन में हमारा पिस्टन है। अभी ये इसकी स्टेट है, यहां पर इसका कुछ प्रेशर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम के अंदर का कुछ वॉल्यूम है। आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, पिस्टन मूव हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उस एक्सपांशन को हमने क्या फॉलो किया है? आइसोथर्मल एक्सपांशन कंसीडर किया है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होता है हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बात कर चुके हैं कि आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस हो जाएगी, स्टेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो पॉइंट 1 से 2 अगर हम आ रहे हैं, एक्सपांशन हो रहा है, गैसेस एक्सपांड हो रही है, पिस्टन मूव कर रहा है, पॉइंट 1 से पिस्टन कहां गया? पॉइंट 2 पर आ गया। पॉइंट 1 से पिस्टन पॉइंट 2 पर आ गया, ये पॉइंट 2 की पोजीशन है। एक्सपांशन हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक्सपांशन हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर तो कम हो जाएगा अगर गैसेस एक्सपांड हो जाएंगी। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? हीट को सप्लाई करना पड़ेगी। तो पॉइंट 1 से 2 में एक्सपांशन हो रहा है और हम क्या करेंगे? साथ साथ में हीट को सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने का मतलब क्या है? यहां पर हीट सप्लाई कैसे करेंगे? हीट सप्लाई हम क्या करेंगे? यहां पर हीट सोर्स ला कर रख देंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, हीट सप्लाई हो जाएगी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। हीट सप्लाई हो जाएगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में कौन सा लॉ फॉलो होता है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर गामा क्या है?
गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और सी क्या है कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, जीरो। सिस्टम से कोई भी हीट बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, ना ही सराउंडिंग से कोई भी हीट सिस्टम में ट्रांसफर होगी। पॉइंट 2 से पॉइंट 3 में एक्सपांशन हो रहा है अगेन, लेकिन ये एक्सपांशन कैसा फॉलो किया जा रहा है, ये एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन है। कैसा एक्सपांशन है ये, एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन है। इस एक्सपांशन में हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 to 4 कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन, कौन सा कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं, पिस्टन मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, गैसेस कंप्रेस हो रही हैं। जब आप गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ये कैसे पॉसिबल होगा, हम जो एक्सेस हीट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, हम क्या करेंगे, सिंक को अटैच कर देंगे। ये एक्सेस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की तरफ पिस्टन मूव कर रहा है, ये हमारा पॉइंट 4 है। ओके, ये पॉइंट 4 है। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 मूव हुआ सिस्टम, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 3 है। कंप्रेशन हुआ लेकिन टेम्परेचर क्या बना रहा, कांस्टेंट। एडियाबैटिक कंप्रेशन 4 to 1, 4 to 1 क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 to 1 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगेन हमने 4 to 1 कंप्रेशन किया, लेकिन इस कंप्रेशन में कौन सा लॉ फॉलो किया, एडियाबैटिक। यहां पर हीट ट्रांसफर हमने क्या रखी, जीरो। किसी भी तरीके से कोई भी हीट सिस्टम को छोड़कर नहीं जाएगी। इस तरह से कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 4 प्रोसेस होती है उसमें, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि 1 to 2 हमने कर्व ही क्यों बनाया, 2 to 3 कर्व क्यों बनाया, और कर्व बनाया है तो इनके स्लोप अलग अलग क्यों है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने स्लोप की इक्वेशन को ड्राइव किया था। ओके, स्लोप का मतलब मैंने आपको वहां पर समझाया था कि अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, जैसे कि ये पॉइंट, ये कर्व है, इस कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट एक्सिस से जितना भी एंगल बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। ओके, आइसोथर्मल के केस में स्लोप की वैल्यू क्या थी, P/V। ओके, एडियाबैटिक के केस में स्लोप की वैल्यू क्या थी, गामा P/V। ओके, एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा था। जैसे कि अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में जो इक्वेशन लगती है वो क्या लगती है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यहां पर P क्या है, बेसिकली इस x पर हम क्या बनाते हैं, y, और यहां पर क्या बनाते हैं, x। तो ये हो जाएगा हमारे लिए xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम थर्मोडाइनेमिक्स को थोड़ा सा मैथमेटिक्स से देखें तो xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। हाइपरबोला मतलब कर्व की इक्वेशन होती है। तो अगर आपकी स्टेट में चेंज हो रहा है तो इस स्टेट में चेंज को आप शो कैसे करेंगे, सीधी लाइन से मिलाएंगे कि कर्व से मिलाएंगे, डिपेंड करता है उस प्रोसेस की इक्वेशन क्या है। हमारे लिए पॉइंट 1 से 2 एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में xy इज इक्वल टू कांस्टेंट या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हमने पॉइंट 1 to 2 एक कर्व से उसको मिलाया है। इसी तरह से पॉइंट 2 to 3 को भी किससे मिलाया है, कर्व से मिलाया है। अगर इसकी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। ओके, ये हमारा PV डायग्राम है। अब हम इसका TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या ड्रॉ करते हैं, TS डायग्राम। देखिए TS डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा,
टीएस का मतलब क्या है? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ये है टेम्परेचर और ये क्या है? एंट्रोपी। ओके, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ध्यान देते हैं, 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में देखिए पॉइंट 1 to 2 में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पॉइंट 1 अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे सिस्टम की कंडीशन 1 पर क्या थी, उसका कुछ टेम्परेचर होगा सिस्टम के अंदर और उसकी कुछ एंट्रोपी होगी। ओके, इसको हमने S1 बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया? T1। क्लियर? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आ रहे हैं हम, आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। हम इस डायरेक्शन में ही क्यों गए, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एक्सपांशन हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, 3 to 4 में हम हीट को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। जब भी हीट सप्लाई या हीट रिजेक्ट होती है तो एंट्रोपी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में कि एंट्रोपी चेंज कैसे होती है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? इट इज द रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की रैंडमनेस कब चेंज होगी? जब आप या तो हीट सप्लाई कर देंगे या तो हीट को बाहर निकाल लेंगे। तो पॉइंट 1 to 2 देखिए, पॉइंट 1 to 2 में हमने क्या किया? हीट को सप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली एंट्रोपी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पॉइंट 2 पे देखिए एंट्रोपी बढ़ गई और एंट्रोपी की वैल्यू कितनी हो गई? S2। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? T1 इज इक्वल्स टू T2। 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में हमने हीट ट्रांसफर क्या माना है? 0। जब आप कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल की रैंडमनेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो पॉइंट 2 to 3 देखिए कैसे बनाएंगे? 2 to 3 नीचे की तरफ आ रहे हैं, 2 to 3 देखिए ये नीचे की तरफ आ गए। कैसे? क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एक्सपांशन हो रहा है, आप हीट को बाहर या अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। एक्सपांशन हो रहा है तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट बनी हुई है। एंट्रोपी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आप हीट को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 to 4। 3 to 4 अगेन कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने क्या किया? हीट को रिजेक्ट किया। हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की रैंडमनेस में कमी आएगी, तो हम पीछे की तरफ आएंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। ये पॉइंट हमारा 4 है, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। पॉइंट 3 का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर किसका होगा? पॉइंट 4 का होगा। 4 to 1, 4 to 1 कैसी प्रोसेस है? 4 to 1 है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कैसे? एडियाबैटिक कंप्रेशन में S1 इज इक्वल टू S4, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि आप गैसेस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है और ये क्या है? टीएस डायग्राम है। पीवी और टीएस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी को ड्राइव करेंगे। ओके, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ओके, आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। जितनी हमने हीट सप्लाई करी, मान के चलिए 100 किलो जूल हमने हीट सप्लाई करी और 500 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो गई, तो 500 कहाँ गया? वर्क में चला गया। तो आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई इनपुट क्या होगा? हीट सप्लाई। ओके, इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या रहा है? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई हीट
सप्लाई, ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ओके, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाई। ओके, तो हम बात करते हैं अब हीट सप्लाई के बारे में। हीट सप्लाई, ओके, हीट सप्लाई मतलब QS। अब देखिए हीट सप्लाई कौन सी प्रोसेस में हो रही है, प्रोसेस 1 to 2। इस प्रोसेस पे हीट सप्लाई हो रही है, प्रोसेस 1 to 2 में हीट सप्लाई हो रही है। और ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ओके, हीट सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइसोथर्मल का केस है। आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du क्या है यहां पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ओके, du है ये। आइसोथर्मल के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0। इसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट क्या है कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए, तो जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे उतना ही आप वर्क ले लेंगे, तब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो dq तब जाकर क्या होगा, वो आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी। ओके, अगर इंटरनली कुछ भी एनर्जी सेव हो गई जाकर, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल का। इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी हीट सप्लाई करते हैं उतना ही क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। ओके, तो यहां पर हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन। हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन जो है फॉर्मूला, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटीग्रेशन PdV, इंटीग्रेशन PdV। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, हीट सप्लाई। ओके, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हीट सप्लाई कैलकुलेट करने का TS डायग्राम से। हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है कि TS डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व आपको हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड देता है। ओके, तो अगर हम पॉइंट 1 to 2 से पॉइंट 1 to 2 की कर्व्स की हेल्प से हम हीट सप्लाई कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट 1 से 2 के नीचे का जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दे देगा, हीट सप्लाई। देखिए हीट सप्लाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे, ये आपका TS डायग्राम है। TS डायग्राम, ये आपका पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है। इसके नीचे का पूरा एरिया आपको क्या मिलेगा, हीट सप्लाई। ये आपको मिलेगी हीट सप्लाई QS। हीट सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस S2 है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से S1 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। और यहां से ओरिजिन से ऊपर तक का पॉइंट क्या हो जाएगा, T1 या T2। एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, तो आपको क्या मिल जाएगी, हीट सप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास T1 मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1। ये आपके लिए हीट सप्लाई है। हीट रिजेक्टेड कैलकुलेट करना है तो पॉइंट 324 के नीचे का जो एरिया होगा, वो एरिया आपको क्या दे देगा, हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये हीट रिजेक्टेड है, ओके, TS डायग्राम। और अब हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, 3 to 4, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये जो नीचे का जो एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या दे देगा, हीट रिजेक्टेड। ओके,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए क्या होगी, S3 माइनस S4, ओके। और यहां से नीचे से ऊपर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, T4 और T3। क्लियर? तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया से हमें आपको क्या मिल रहा है, हीट रिजेक्टेड T4 S3 माइनस S4। हमें इफिशिएंसी निकालने के लिए हीट रिजेक्टेड चाहिए थी और हीट सप्लाई चाहिए थी। तो यहां से हमारे पास हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाई आ चुका है। हमें यह मालूम है कि S3 S2 के बराबर है, ओके। S3 किसके बराबर है, S2 के, और S4 किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो यहां पर हीट रिजेक्टेड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू heat rejected divided by heat supply 1 minus heat rejected T4 S2 minus S1 divided by T1 S2 minus S1। ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, 1 माइनस T4 बाय T1। ये आपका इफिशिएंसी का फॉर्मूला है कार्नोट साइकिल की। यहां पर T4 और T1 को जनरलाइज्ड कर देते हैं। T4 और T1 का मतलब क्या है, T1 और T2 बराबर हैं तो इसको हम बोलेंगे हायर टेम्परेचर। T4 और T3 बराबर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर टेम्परेचर। तो फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा, वो देगा 1 माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर। ये है इफिशिएंसी का फॉर्मूला, ओके। तो हमने ये देखा कि इफिशिएंसी के फॉर्मूले में सिर्फ टेम्परेचर की टर्म्स आ रही हैं। तो कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे किया जाए, चेंज कैसे किया जाए, कौन से पैरामीटर हैं जिससे कि कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कार्नोट साइकिल इम्पॉसिबल साइकिल है, ओके। Thank you.